मुंबई प्लस न्यूज़ में आज आप सभी का स्वागत है। आज हम खड़े हैं एंटोफिल में, मुंबई नंबर 37। यहाँ पे हमारे नगर सेवक वार्ड क्रमांक 179 के नगर सेवक हैं सुफियान मनु जी। सुफियान मनु जी, आपका स्वागत है मुंबई प्लस न्यूज़ में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। सुफियान जी, हमने आपका काम देखा हुआ है। आखिरी बार भी जब कोरोना था तो आप रमज़ान के महीने में भी आप पूरी दिन रात लोगों की सेवा कर रहे थे। हमने आपको देखा था, आप अफ्तारी बांट रहे थे स्कूल के अंदर। आप मैं खुद वहाँ खड़ा था, मैंने आपको देखा था, आप स्कूल में अफ्तारियाँ बांट रहे थे। आप खुद फ्रंट लाइन पे आकर सारे काम कर रहे थे। फिर से रमज़ान का महीना आ गया है और हम फिर से वहीं पे आके अटक गए हैं जहाँ से 1 साल पहले अटके थे। सर, ये अभी जो हमारे यहाँ वबा आई हुई है और हमारे बॉम्बे, हमारे महाराष्ट्र का जो हाल है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, ये जब पिछली बार जब कोरोना आया था, लास्ट ईयर जब शुरू हुआ था, तो उस वक्त कैसा है कि कोरोना किस चिड़िया का नाम है ना हमें मालूम था, ना सरकार में बैठे किसी को मालूम था, ना नेशनली किसी को मालूम था, ना इंटरनेशनली किसी को मालूम था। लेकिन 1 साल गुजरने के बाद में अब काफ़ी हद तक इसके बारे में सरकार से लेके आम लोगों तक को काफ़ी जानकारी हो चुकी है। और ये बात आप पकड़ के चलें कि अभी आने वाली ज़िंदगी हमको कोरोना को लेकर ही जीना है, कोरोना के साथ ही जीना है। अपना बचाव अपने आप को खुद करना है। सरकार एक हद तक हमारे लिए कोशिशें करती है, कर सकती है और करेगी, लेकिन जो खबरें आ रही है और जो चीज़ें सामने आ रही है, और ख़ास तौर पर जब से सोशल मीडिया है या दूसरे, क्योंकि बड़े चैनल तो ख़ास एक रंग में रंग चुके हैं, लेकिन जिस किस्म के आप जैसे लोग हैं जिनके छोटे प्लेटफॉर्म है लेकिन वो बड़ा काम कर रहे हैं, जो सच्चाई सोशल मीडिया के माध्यम से और जिन छोटे चैनलों के माध्यम से लोगों के दरमियान जो आ रही है कि कोरोना एक खौफनाक वबा की हैसियत इख्तियार कर चुका है। पिछले साल जितना डेंजर नहीं था, उससे ज़्यादा सूरत हाल कंडीशंस आज की तारीख में है। महाराष्ट्र सरकार की जहाँ तक बातें हैं कि महाराष्ट्र सरकार की, मैं मानता हूँ कि पूरे मुल्क के अंदर कोरोना के जितने केसेस हो रहे हैं उसमें से 60 से 65% सिर्फ महाराष्ट्र में हो रहे हैं। लेकिन उसकी वजह ये नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ केसेस हो रहे हैं, उसकी वजह यह है कि महाराष्ट्र सरकार अपने काम के करने में सच्चाई पर है। उसने कभी झूठ नहीं बोला, उसने कभी नंबर नहीं छुपाए, उसने खुलकर टेस्टिंग की। मुंबई ऐसा शहर है, मुंबई जैसे शहर में आप बीएमसी के ऑफिस में चले जाएं, आपको पकड़ के टेस्ट कर रहे हैं। आप रेलवे स्टेशन पे चले जाएं, पकड़ के टेस्ट कर रहे हैं। मॉल में चले जाएं, पकड़ के टेस्ट कर रहे हैं। तो जब टेस्टिंग होगी तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली नंबर्स भी आएंगे। जबकि दूसरे सरकार, अभी कल मैं एक वीडियो कहीं पे देख रहा था कि एक ज़िले का, यूपी में एक ज़िले का एक वो जो शमशान के अंदर जो मैयत आई थी, तो वो शमशान के जो पुजारी थे वो कह रहे थे कि आज के दिन में मैंने 41 लोगों का अंतिम संस्कार किया है। मतलब पूरे ज़िले के अंदर मेरे पास जो शमशान घाट है, 41 लोगों का अंतिम संस्कार मैंने यहाँ पर किया हुआ है। और वहाँ का डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ऑफिशियल रिपोर्ट है कि आज के दिन में सिर्फ 3 आदमी मरे। अगर आदमी मरे 3 तो 41 लोगों का अंतिम संस्कार कैसे हुआ? तो इसका मतलब ये बात कहीं ना कहीं क्लियर है कि सरकारें अपने यहाँ पे नंबर्स छुपा रही है। और ख़ास तौर पर जब ये जो कोई वबा होती है ना, तो इसके ऊपर राजनीति नहीं करनी होती है। लेकिन जो सिचुएशन आपने बनी, आपने कल एक चीज़ नोट की, राज्य का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से बात करने के लिए फ़ोन करता है और उसको ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जी वेस्ट बंगाल में बिजी है चुनाव प्रचार में। तो अब वबा ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों की मौत ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है कि चुनाव प्रचार ज़्यादा ज़रूरी है? तो कहीं ना कहीं सरकार भी इस पूरे तरीके को जिस तरीके से हैंडल करना चाहिए नहीं करना। आज सबसे बड़ा स्टेटमेंट राहुल गांधी जी का है कि हमने वेस्ट बंगाल में कोई चुनाव प्रचार करने का निर्णय लिया कि कोई चुनाव प्रचार कांग्रेस की तरफ से नहीं होगा, बल्कि कांग्रेस ने बात रखी कि बाकी के चरणों के जो चुनाव है एक साथ में करा लिए जाए। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी नीयत में खोट है। उनके पास चुनाव ही सब कुछ है, हमारे पास जनता सब कुछ है। ये फ़र्क है और ये अंतर है। जैसे सुफियान जी ने हमें बताया कि दूसरी जो स्टेट्स हैं वो अपने नंबर छुपा रही है। मैं अपनी आपको पर्सनल बात बता रहा हूँ कि मुझे भी कुछ गुजरात से मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई वहाँ पर हैं, मेरे कुछ लोग दोस्त हैं जो यूपी में हैं। मुझे उनसे भी बात हो रही है। कहीं कहीं पे तो टोकन दिए जा रहे हैं, कहीं कहीं पे 8 लाशें 12 लाशें एक साथ जलाई जा रही है। गाज़ियाबाद के मैंने आज एक वीडियो देखा जहाँ पर लाइन से कुछ लाशें पड़ी हुई थी। ये बात सच है कि मुंबई में वाकई में नंबर्स जो हैं वो काफ़ी बड़े हुए हैं। सच्चाई से सुफियान जी ने बताया कि हम आपको जो नंबर बता रहे हैं वो सच नंबर बताएं, जो रियल नंबर बता रहे हैं। नंबर इसलिए ज़्यादा आपको दिखाई दे रहे हैं कि उतने टेस्ट किए जा रहे हैं। अगर टेस्ट होंगे तो ही आपको रिजल्ट पता चलेंगे। यूपी में और गुजरात में या और भी कुछ स्टेट्स है जहाँ पे इतने टेस्ट नहीं किए जा रहे हैं और इसलिए आपको वहाँ के नंबर बहुत कम दिख रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जो मौतें हो रही हैं, जो लाशें दिखाई दे रही है हमें, वो बहुत ज़्यादा हैं। हमने कल एक यूपी का मंजर देखा था जहाँ पे कुछ लोगों ने फ़ोटो निकाले थे और उसके बाद योगी जी ने वहाँ पे एक
शमशान छुपाने के लिए वहाँ पे एक बैरिकेड लगा दिया, बड़ा पतरा लगा दिया कि लोग फोटो ना खींच पाए। तो क्या ये दूसरी सरकारें अपनी नाकामियां छुपा रही हैं, और जो हमारी सरकार है, जो महाआघाड़ी की सरकार है, जिसका भी नेतृत्व माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी कर रहे हैं, वो अपने नंबर जो है वो सच्चाई से हमें बताए जा रहे हैं। सर, आपसे कुछ और बातें भी करनी थी। जैसे आपने मुझे बताया कि गोदी मीडिया है वो एक रंग में रंग गई है, तो आपको क्या लगता है? लास्ट ईयर मुझे एक याद है कि मरकज का एक कुछ सीन हुआ था जब किसी कुछ पता ही नहीं था, और मरकज में दिल्ली में एक छोटा सा एक इंसिडेंस हो गया था जिसमें मीडिया वाले, जो गोदी मीडिया वाले थे, उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बुरा भला कहा था, जबकि उन लोगों को कुछ पता भी नहीं था। और अभी आपको पता है कि हम लोग ऑलरेडी सेकेंड वेव, जो बोलते हैं ना सेकेंड वेव, दूसरी लहर आ चुकी है। और मैंने तो एक दो दिन पहले सुना था कि अभी हम तीसरी लहर में जा रहे हैं। उसके बाद भी कुंभ में मेला आयोजन किया गया और वहां पे लोगों ने एक साथ इतना स्नान किया, तो इस पर गोदी मीडिया को क्यों इतनी शांत है, इतनी चुप है? इसमें आप क्या कहना चाहते हैं सर? मैंने आपको पहले से फिर भी कहा, पहले भी कहा कि भाई मीडिया आज की तारीख में ख़ास रंग में रंगा हुआ है। आपको पता है तबलीगी जमात का जो मरकज़ का इंसिडेंट हुआ था, जो इज्तिमा हुआ था, वो कितनी तारीख का हुआ था? वो 12 मार्च का हुआ था। आपको पता है उस 12 मार्च के बाद में हमारा लॉकडाउन लगा 23 मार्च को। जब 18 मार्च को मध्य प्रदेश में सरकार गिराई गई और 20 तारीख को वहाँ पे सरकार बनाई गई। कम से कम 5 से 10 हज़ार लोग उस सरकार बनाने में शपथ विधि के अंदर वहाँ पर मौजूद थे, और वो सारा इंसिडेंट होने के बाद में 23 मार्च को लगा। तो मरकज़ का जो इंसिडेंट था वो वहाँ पर 12 मार्च को वहाँ पे मरकज़ पे लोग जमा थे। और दूसरा ये कि देखो मीडिया ने कैसा शब्दों से खेला। एक ये है छुपा हुआ होना, और एक ये है कि भाई एक तो कहते हैं कि भाई ये बंदे छुपे हुए थे, और एक थे ये फंसे हुए थे। तो जब लोग पूरी दुनिया से आए हुए थे, हिंदुस्तान भर से मरकज़ पे आए हुए थे, और अचानक में लॉकडाउन लग जाता है, लॉकडाउन लगने के बाद सारे साधन बंद हो जाते हैं, ट्रेनें बंद हो जाती, प्लेन बंद हो जाते हैं, हवाई अड्डे बंद हो जाते हैं, तो वो लोग छुपे हुए थे या फंसे हुए थे? मीडिया ने उसको ऐसा बताया कि जैसे वो छुपे हुए थे, जबकि वो छुपे हुए नहीं थे, वो फंसे हुए थे। जैसे मेरे कई मित्र हैं जो शिरडी गए थे, मैं अपने लोगों को जानता हूँ। जब पिछले साल लॉकडाउन लगा तो हमारे यहाँ पे कई फैमिलियाँ थी जो शिरडी गई हुई थी, और वो वहाँ पर लॉकडाउन की वजह से फंस गई। एक डेढ़ महीना जब तक उनको पास नहीं मिला, उनका टेस्ट नहीं हुआ, उसके बाद वो आ नहीं सके। तो उनको आप छुपा हुआ कहेंगे कि फंसा हुआ कहेंगे? तो मरकज़ पे जो लोग थे वो छुपे हुए नहीं थे, वो फंसे हुए थे। लेकिन उसको मीडिया ने इस तरीके से बताया कि भाई देखो ये आइटम बम है, और रोज़ाना वो केजरीवाल आके बैठते थे, इतने पॉजिटिव निकले, इतने निकले। मरकज़ पे कितने लोग थे? गवर्नमेंट का आंकड़ा है कि 2000 से आसपास लोग थे, 1800 से 2000 लोग थे। हाँ, अभी आप बताएं कि 2000 का आंकड़ा बड़ा है या फिर वो 5000 और 10,000 का जो शपथ विधि में जो लोग आए थे। मैं उसी सर्कल की बात कर रहा हूँ। कुंभ का मेला तो 1 साल बाद की बात कहानी है, उसका अगर आप कहीं ना कहीं करने जाएंगे। कुंभ के मेले से पहले आपको मालूम है नांदेड़ में एक इंसिडेंट हुआ था, वहाँ पे हमारे सिख के कुछ हमारे भाई है, वो भी फंसे हुए थे। लॉकडाउन लग गया, अपनी यात्रा में आए थे, फंसे हुए थे। उसमें से 176 लोग जो है पॉजिटिव आए थे। उस पर किसी मीडिया ने नहीं कहा कि भाई ये लोग कोरोना बम है और फला है, ये छुपे हुए हैं और कोरोना फैला रहे हैं। तो मीडिया एक खास रंग में रखा हुआ है, इससे कोई दो राय नहीं है। आज की तारीख में मीडिया जो है सिर्फ एक ही काम है। अभी तो पहले तो हम लोग सुनते थे भाई प्राइम टाइम, अभी तो पता नहीं प्री प्राइम टाइम, पोस्ट प्राइम टाइम, और दिन रात बैठना, नफरत की राजनीति करना, आग लगाना, हिंदू मुस्लिम करना, मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काना, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ बढ़ाना, कि भड़काना कि कैसे दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी हो जाए, दोनों एक दूसरे से लड़ते रहे, और इनके लड़ने से किनको राजनीतिक फायदा होता है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। वो अपनी राजनीति रोटी सेक कर निकल जाते हैं। जैसे सर ने बताया कि यहाँ पर आज राजनीति की जा रही है, कोरोना के नाम पर राजनीति हो रही है, रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर राजनीति हो रही है, हर जगह राजनीति की जा रही है। स्पेशली इन्होंने कहा है कि गोदी मीडिया एक रंग में रंग गया है, गोदी मीडिया एक केसरी रंग में रंग गया है। और यहाँ पे हमने न्यूज़ में कभी नहीं इसके पहले सुना था कि कोई हिंदू ने किसी मुस्लिम को मारा, कभी किसी मुस्लिम ने हिंदू को मारा है। पिछले 6 से 7 साल में हम न्यूज़ चैनल पर देखते हैं कि पहले हम सुनते थे कि 2 गुटों के बीच में मारामारी हुई, एक गुट ने ये किया, वो एक गुट ने वो किया। आज की तारीख में अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो आपको दिखाई देता है, सुनाई देता है कि आज कुछ हिंदुओं ने मुसलमान को मारा, मुसलमान ने हिंदू को मारा। ये नफरत की राजनीति करके हम
कहाँ जा रहे हैं, हम अपने देश को कहाँ लेके जा रहे हैं। और ये सच बात है कि ये पूरी दुनिया जानती है कि ये नफरत की राजनीति करने के बाद जो फायदा होता है वो सिर्फ एक पार्टी को होता है। ये पूरी दुनिया जानती है, वो पार्टी का नाम लेने की हमें जरूरत भी नहीं है। सर, इसके अलावा मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। सर, अभी जो गाइडलाइंस आ रहे हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले मुझे पता चला है कि कार के ऊपर रेड, ग्रीन एंड येलो स्टिकर्स लगेंगे और कल से और स्टिक किया जाएगा। तो इस बारे में आप अपने एंटाफिल की जनता को, मुंबई की जनता को, महाराष्ट्र की जनता को, और ये चैनल हमारा पूरा हिंदुस्तान देखता है सर, तो उस पूरी जनता को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? देखिए, मैंने पिछली बार का भी कोरोना देखा और मैं ग्राउंड में उतरकर मैं भी पूरा वक्त जो है लड़ाई साथ में लड़ा, और इस बार का भी मैं देख रहा हूँ। इस बार जो कोरोना की शक्ल है वो निहायत ही खौफनाक और भयानक है। पिछले साल जो तसव्वुर में भी नहीं था, जो सोच में भी नहीं था, इस साल का कोरोना उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। मैं पिछले 4 दिनों में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता है कि जिसमें हर 2 घंटे में, 3 घंटे में मेरे किसी जानने वाले की, जिनको मैं जानता हूँ, जिनको मैं पहचानता हूँ, चाहे मेरे दोस्त हो या दोस्त के दोस्त हो या रिश्तेदार हो, उसकी डेथ की न्यूज़ नहीं आ रही है। और चलता फिरता आदमी, अभी एक हमारे इधर अशोक स्टोर वाला बंदा है, पिछले हफ्ते मुझे वो मिला कि उसके होटल के सामने कुछ रास्ता बनाना था और वो मुझसे मिला, अच्छा खासा खड़े रहकर बात कर गया। अब कल सुबह अचानक में खबर आई कि वो उस दुनिया से चला गया। तो लोग चलते फिरते लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। बेड, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारत में नहीं है। हाँ, ऑक्सीजन की मारामारी है, यहाँ तक कि फिर वो वैक्सीन की मारामारी है। वैक्सीन के जो नंबर्स आने चाहिए वो वैक्सीन उतनी मिल नहीं रही है। तो इस वक्त जो कोरोना जो है वो बहुत ही खौफनाक सूरत इख्तियार कर चुका है। सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, सरकारें करेंगी, सरकारें नहीं करेगी, जो करना है वो हमको अपने आप को करना है। सबसे पहले हम अपनी रिस्पॉन्सिबल है। कल को हमारे ऊपर कोई हालात आते हैं और हमारे हालात की वजह से हमारी फैमिली कहीं ख़तरे में आती है, वो स्ट्रगल करती है, तो कोई उसको पूछने के लिए आने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं ना कि मैं जिम्मेदार, मेरी जवाबदारी। हाँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने प्रिकॉशन के लिए, अपनी हिफाजत के लिए जो सरकारी गाइडलाइन पे जितना अमल कर सकता हूँ करूँ। सबसे मैंने बड़े बड़े डॉक्टर से बात किया, मेरी बिल्डिंग में भी डॉक्टर्स रहते हैं, सबका एक ही ख़ास तौर पे आज की तारीख में जो कहना है कि स्टीम लेना, जो स्टीम आता है ना, जो भाप लेते हैं, समझे, ये हमारे पुश्तों का, बाप दादाओं के दौर का इलाज है। अब ये मैंने सबसे पूछा, हमने सब करके देख लिया, बोले कोविडशील्ड, बोले उसके अंदर इतना परसेंटेज, बोले फड़ा वैक्सीन, बोले उसमें इतना सक्सेस परसेंटेज। तो बोले जब 100% सक्सेसफुल हमको सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है? बोले किस में है? तो बोले एक ही चीज़ में है, वो स्टीम में है। तो सुबह शाम आप स्टीम लें, भाप लें, गर्म पानी पीने की आदत डालें। ये सब वो चीज़ें हैं जो हमारे बाप दादा हमको बताया करते थे, ये वही चीज़ है। तो अपने आप को हेल्दी रखें, ज़्यादा बाहर ना घूमें। कभी मतलब जब भी हालात आएंगे तो बुरा वक्त बोल कर नहीं आता है, और जब बुरा वक्त आता है तो कोई साथ में खड़ा नहीं रहता है, समझे। इसके लिए अपने आप को खुद बचाएं, अपने आप की खुद हिफाजत करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इसके बारे में अपने घर में, अपने मोहल्ले में जागरूकता पैदा करें, लोगों को बोले कि घरों से ना निकले और अपनी जान खुद बचाएं। जैसे सर ने बताया कि अपनी जान खुद बचाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क का उपयोग करिए। स्पेशली इन्होंने एक चीज़ का नाम लिया था, भाप लेने के लिए कहा था। जी हाँ, भाप का इस्तेमाल ज़रूर करें, आप जितना हो सके उतना भाप लीजिए, गर्म पानी पीजिए। ये वक्त हमारे आपस में लड़ने का नहीं है कि बीजेपी क्या कह रही है, शिवसेना कांग्रेस, आपस में लड़ने का कोई वक्त नहीं है। बहुत वक्त है, हम आपस में लड़ते रहेंगे, बहुत वक्त है, लेकिन ये एक वक्त है जब हम सबको आज हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में, मुंबई में, आज हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब पूरी दुनिया को एक बताएंगे कि हम एक हैं, हम साथ में लड़ेंगे, और ये कोरोना वायरस जो एक रावण का रूप ले चुका है, इस रावण का हम वध कर लेंगे। मुंबई प्लस न्यूज़ में आपका बात करने का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी शुभकामनाएं आपके न्यूज़ चैनल के साथ में है कि जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं ज़मीनी स्तर पर जाकर, और इस कंडीशंस में काम करना, इन हालात में काम करना कि कोई अपने के पास नहीं खड़ा रहता उस हाल में। ख़ास तौर पे आज की तारीख में तो मैं तो बड़े चैनल्स हमने अपने घरों से बंद कर दिए, देखते ही नहीं हम उस पर, सिवाय मार धाड़ के और सिवाय नफ़रत की राजनीति के कुछ नहीं है। असल खबर पहुंचाने का अगर कोई काम कर रहा है तो आप जैसे न्यूज़ चैनल वाले हैं वही कर रहे हैं, जो छोटे मोटे चैनल और सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे घरों तक पहुंचे। तो मैं सबसे पहले आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग जो काम कर रहे हैं ये आज के दौर में सबसे बड़ा काम है। बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। मैं अफजल गनंदवाला, कैमरामैन कादिर हुसैन के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।